वेलकम सर। धरती को उपजाऊ बनाएं। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका सर, स्वागत है। रविंदर सर है कि नहीं? है सर, है। देखिए रविंदर सर है कि नहीं? नहीं है सर, है। यहाँ तो लिख के आ रहा नहीं, है। नहीं आ रहा, नहीं वो नहीं नहीं है सर। सर, नहीं है, नहीं है। वो रविंद्र अच्छा, चौहान सब जी नहीं आए मुंबई से। हैं। नहीं सर, ऐड नहीं हो पाया। अच्छा, ऐड नहीं हो पाए हैं। तो अगर हरित संजीवनी से कोई और आए हैं तो अपना हैंड रेज प्लीज खड़ा करेंगे सर, हैंड रेज करेंगे। सर पहले कंफर्म कर लीजिए कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं, कहीं वेटिंग में ना हो। नहीं, एक लिखे हुए हैं रविंदर चौहान जी, मुंबई लिख के आ रहा है। हाँ सर, वो मुंबई से सर, वो कोस्ट है सर, अब बना दी उन्हें वो। अच्छा, तो वो नहीं है क्या? दूसरा? नहीं वो नहीं सर, नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है, कोई दूसरा है। तो रवि सर देखिए, रविंदर सर है कि नहीं हरित संजीवनी से, या कोई और हैं? बस 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर सर्च कीजिए सर, सर्च कीजिए। नहीं है रविंदर सर नहीं है, कोई नहीं है। नहीं सर। अच्छा, कोई नहीं है। और नितिन ऐड नहीं हो पाया। नहीं है ना जी? नहीं, कोई बात नहीं। तो हम ही लोग प्रोग्राम को ये करते हैं, हम ही लोग आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। देखिए, इस जिंदगी में एक हम बार बार कहते हैं सर, इस जिंदगी में जिस काम को जो आदमी सीख लिया है उसके लिए वो काम बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। लेकिन जो लोग इस जिंदगी में जिस काम को नहीं जानते हैं उसके लिए वो काम पहाड़ जैसा लगता है, पहाड़ जैसा। ठीक उस तरह आरसीएम है, जो सीख रहे हैं उनके लिए आरसीएम बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जो नहीं सीख पा रहे हैं उनके लिए आरसीएम बहुत पहाड़ है, बहुत पहाड़ है, बहुत पहाड़ है। तो हमें मेन है आरसीएम को सीखना है, सीखना है, सीखना है। और दूसरा काम होता है टिकना पड़ता है। बहुत लोग टिक नहीं पाते हैं। 2 महीना आरसीएम करेंगे, उसके बाद बंद कर देते हैं। 4 महीने के बाद छोड़ देते हैं, कुछ लोग 6 महीने के बाद छोड़ देते हैं, कुछ लोग 1 साल के बाद छोड़ देते हैं। इस आरसीएम में 90% लोग, 90% लोग 1 साल भी टिक नहीं पाते हैं, चंपालाल के चक्कर में आ जाते हैं। सीखना, टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 1 साल टिक गया, शिद्दत से, जुनून से, जिद के साथ, जोश के साथ अगर 1 साल टिक गया, वो आरसीएम आने वाले दिनों में आरसीएम के स्टार रूबी बनेंगे, 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 जरूर बनेंगे। तो हमें सीखना है। और आज सीखने के क्रम में हमारे कुछ स्टार पर्ल साथी रह गए हैं। तो जो भी स्टार पर्ल साथी हैं वो अपना जिन जो मैंने 2 दिन पहले से नहीं आ पाए हैं, जो इनका इधर 2-3 दिन से नहीं इनका वेलकम हुआ है, या फिर जो अपनी वाणी को नहीं बोल पाए हैं, तो जो भी स्टार पर्ल साथी हैं आज उनको मौका दिया जा रहा है 2-3-4 मिनट का। और स्टार पर्ल क्या होता है? टेक्निकल होते हैं जिनका एक लेग में बिजनेस 10 लाख और दूसरे लेग में भी बिजनेस 10 लाख, माना उनका मिनिमम टोटल बिजनेस 20 लाख का होता ही होता है। उनके पास टाइम फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम होता है, सिक्योरिटी फ्रीडम होता है। और जो स्टार पर साथी हैं, रॉयल्टी बनाने की फैक्ट्री है, रॉयल्टी बनाने की फैक्ट्री। जिनको रॉयल्टी बनना है, स्टार पर्ल को जकड़ के पकड़ लीजिए, स्टार पर्ल अचीवर को जकड़ के पकड़ लीजिए, उनकी बातों को 100% फॉलो कीजिए, जरूर बनेंगे। वो रॉयल्टी बनाने की फैक्ट्री है, लीडरशिप बनाने की फैक्ट्री है, जिनको बोलते हैं स्टार पर्ल। तो हमारे बीच में एक बहुत ही डायनेमिक, जुझारू और फर्श से अर्श तक गए हैं। उनकी कहानी सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोआ रोआ खड़ा हो जाता है। फर्श से अर्श तक गए हैं, जीरो से हीरो बने हैं और उनसे बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं। तो आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, मेहनती पर्सन आदरणीय दिनेश मौर्य सर को हम इनवाइट करेंगे आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। दिनेश सर, वेलकम दिनेश सर, वेलकम। वेलकम दिनेश सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम दिनेश मौर्य सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज
इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए सर, आदरणीय एसपी सर को सर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूं। और परिचय की कड़ी में नाम दिनेश कुमार मौर्य, रहने वाले बनारस जिले से सर। इस बिजनेस को 3 जनवरी सन 2008 से सीख रहे हैं और सीखने की कड़ी में और जीतने की कड़ी में जो आज मुझे लाए हैं हमारे ही नाम के, हमारे ही गांव के आदरणीय दिनेश कुमार मौर्य के लिए जबरदस्त ताली चाहूंगा, क्योंकि अगर वो ना होते तो मुझे इस सिस्टम में आने का मौका नहीं मिलता। और इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है इस बिजनेस को सीखने में, क्या बताएं सर। अभी जब से इसमें ठंड इतनी पड़ रहा है, जहां जा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि सर बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। तो हमने कहा कि ठंड तो गरीबों के लिए होता है सर। जब मैं गरीब था तो मेरे पास साइकिल नहीं था और मैं आज आरसीएम के माध्यम से 10 लाख के कार से चल रहा हूं सर। तो हमने ये देखा कि सर अगर ठंड पड़ती है तो गरीबों के लिए है और अमीरों के लिए क्या है सर, कि जब कितनों ठंड पड़े अगर वो कार में है तो उसका हीटर चालू कर दें, गर्मी में ठंडी में हीटर चालू कर दें, गर्मी में क्या करें कि वो उसका एसी चालू कर देते हैं, बरसात में कोई डर नहीं रहता है। तो हमने देखा कि अगर इस धरती पर बना है तो जब तक मैं गरीब था तो साइकिल भी नहीं था, लेकिन आज आरसीएम की वजह से सर 10 लाख की कार से चलता हूं। जीवन में वो हर सपना पूरा होता है जो कभी सोचा नहीं था, वो भी आरसीएम के माध्यम से पूरा हो रहा है सर। अगर आरसीएम न होता तो आज हमारे बीच में जितने लोग बैठे हैं, शायद आप लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका न मिलता सर, क्योंकि कई बार मैं बताया हूं। परिचय नाम दिनेश कुमार मौर्य, ग्राम गर्थमा से। इस बिजनेस को 3 जनवरी सन 2008 से जीतने के लिए कर रहे हैं सर, सीख रहे हैं। और इसके पहले तो हमने बताया कि सर बहुत संघर्ष झेला। मात्र 12 साल की उम्र में, होता है ना कि भाई हमने भी संघर्ष किया, हमने संघर्ष किया, तो कब से संघर्ष किया। मात्र 12 साल की उम्र में कक्षा 6 में एडमिशन कराने के लिए मुझे गांव में सर पर टोकरी रख में सब्जी बेचने को मिला सर। उस जमाने में पैसा नहीं मिलता था। आवाज आ रही है सर? यस सर। आ रही है। उस जमाने में सर पैसा नहीं मिलता था कि कोई चीज बेचे और पैसा मिल जाए। कोई धान लेकर आता था तो उसको 2 पलड़े पर किया जाता था कि उसमें भूसी निकलेगी, 1 पलड़े को रख लेते थे, 1 पलड़े पर फिर बैगन, मूली, पालक, ऐसे करके 12 साल की उम्र में मैंने सब्जी बेचना शुरू किया और फिर जाकर कक्षा 6 में अपना नाम लिखाया सर। अपने बलबूते में नाम लिखाया, क्योंकि पिताजी नहीं थे, माताजी थी, एक बहन थी, गरीबी बहुत थी सर। तो हमने कहा कि नहीं हम पढ़ेंगे। तो 12 साल की उम्र में ऊपर वाले ने क्या मुझे सद्बुद्धि ज्ञान दिया कि मैं ये कार्य करते हुए अब मेरा रोज का रूटीन बन गया। सुबह उठता था, सब्जी बेचने जाता था, 8-9 बजकर आता था तो फिर स्कूल जाता था। ऐसे करके मैंने 8वीं पास की। हाई स्कूल एडमिशन कराने के लिए मुझे याद है कि मैं साइंस पढ़ना चाहता था, कुमार मित्तल का, और फिजिक्स केमिस्ट्री क्या क्या होता था वो लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैंने 30 रुपया का ईटा, अब मेरा रूटीन हो गया, सब्जी बेचना तो पर डे का काम ही था। सुबह उठना, सब्जी बेचना, स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद फिर शाम को जो स्कूल का काम है वो करना। ज्यादा पैसे की जरूरत होना तो हम प्रिंसिपल साहब से छुट्टी ले लेना, 1 हफ्ता 10 दिन की छुट्टी लेके ईटा गारा मिट्टी का काम करता था सर। ऐसे करके मैंने इंटर मैथ से पास किया। पढ़ाई करने के बाद, इंटर के बाद हमने सोचा कि अब तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी में शादी बहन की होना था। किसी तरह शादी ब्याह सब कुछ हुआ और हम लगा कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं रात भर रोया, मेरे साथी लोग बीए में एडमिशन कराए कि बीएससी कराया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जिस पढ़ाई के लिए मैंने इतना संघर्ष किया अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब मैं सरकारी नौकरी नहीं पा पाऊंगा। फिर हमने कहा क्या करें, तो मैंने पान की दुकान भी चलाया सर। जिंदगी में कभी पान खाया नहीं, लेकिन सर पान की दुकान नंबर 1 चलाया सर। ऐसा पहली बार सुन रहे हो कि पान की दुकान चलाया और पान खाए ना सर। रात में शादी सुरती भिगोते थे, वो दिन याद है। सुबह उसको गाड़ते थे, उसमें पिपरमिंट, किमाम क्या क्या मिलाते थे, भोला सुरती, रत्ना सुरती, उस समय किमाम, पिपरमिंट क्या क्या चलता था। मैंने फल की भी दुकान जबरदस्त चलाया सर। और मैंने उसी दौरान डोर टू डोर सेलिंग भी किया हूं सर। घर घर जाकर घंटी बजाकर लोगों को प्रोडक्ट दिखाते थे, लेकिन लोग मानते नहीं थे, कोई भगा देता था कि क्या करता है। ऐसे करके मैंने वो भी काम किया हूं। विद्यालय में प्रोडक्ट भी सेल किया हूं। जीवन में जो भी आया संघर्ष करता रहा। मुझे याद है कि खिचड़ी वाले त्योहार के जैसे जनवरी है, अभी खिचड़ी बीता है,
खिचड़ी वाले त्योहार के सारे बच्चे पतंग उड़ाते थे। जब मेरी भी इच्छा होती थी कि नहीं मैं भी पतंग उड़ाऊं, लेकिन हालात था कि अगर मैं पतंग उड़ाते रहूं तो आज का त्योहार कैसे भी मनेगा। और मुझे याद है कि जैसे लोग भीख मांगते हैं सर, उस जवाब में सोचता हूं तो सोचता हूं कि नहीं मैं भी भीख ही मांग रहा था। खिचड़ी वाले त्योहार से पहले 2 दिन पहले जहां जहां जिस घर घर में सब्जी बेचता था, सारे लोग कहते थे बेटा कल जब आइएगा तो एक अलग से कोई लेते आइएगा, झोला लेते आइएगा, क्योंकि उस त्योहार है, कुछ हम तुम्हें दे देंगे। मैं सुबह उठता था, खिचड़ी वाले त्योहार के गोभी खूब बिकता था, लोग खिचड़ी को अपने घर पर भेजते थे बहन के यहाँ कैसे कैसे, तो उसमें गोभी मैं लेकर जाता था। तो जिसके घर पहुंचता था बेटा, लोग पूछते थे बेटा झोला लाए हो, हमने कहा हाँ, और मैं झोला खोलता था, उसमें कोई ढूंढा देता था, कोई रेवड़ा लाई चूड़ा मैं खोलता था, लोग उसमें डालते थे अपने घरों में से लाकर, और वो लेकर मैं घर आता था तो मेरे परिवार में सब लोग मिलजुल कर वही खाते थे। उसके बाद 2:30-3 बजे पतंग जाकर उड़ाते थे भाई, मात्र 14-15 साल की उम्र में। और मैं क्या बताऊं, इस आरसीएम का देन है। उसी खिचड़ी वाले दिन के 15 जनवरी 2020 को मैंने चमचमाती हुई 10 लाख की कार भी लिया सर। बहुत बढ़िया। उसी खिचड़ी वाले दिन को, जिस खिचड़ी वाले दिन को मैं भीख मांगता था, सब्जी बेचता था, उसी खिचड़ी वाले दिन को 15 तारीख को लिया सर। और उसी बिजनेस का देन है इस बिजनेस का कि जिस लड़के के पास साइकिल नहीं था, मैंने बताया कार लिया। जो लड़का कभी ट्रेन में नहीं बैठा था, ये लड़का विदेश यात्रा दुबई भी किया सर। इस आरसीएम के माध्यम से मेरे खानदान परिवार में कोई जहाज छुआ तक नहीं होगा, लेकिन घूमने के लिए, काम करने के लिए तो बहुत लोग विदेश जाते हैं, लेकिन आरसीएम और न्यूट्री चार्ज का देन रहा, मुझे विदेश भी करने का मौका मिला, दुबई। इसी आरसीएम का देन है कि मुझे मिस्टर इंडिया भी बनने का मौका मिला सर। बिजनेस करने की तो बात छोड़ दीजिए, अलाउंस हुआ कि नहीं, जो अपने शरीर को मेंटेन करेगा उसको मिस्टर इंडिया बनाया जाएगा, और पूरे भारत में किताब छपेगी मिस्टर इंडिया का, उसमें उनका नाम लिखा जाएगा। हवाई जहाज से दिल्ली जाया जाएगा और सानिया मिर्जा के हाथों अवार्ड मिलेगा। बात तो ठीक है, गोवा में हम लोग थे, लेकिन सीने से 4 इंच पेट कम करना था। मजे की बात थी कि सबका, किसी का 2 इंच कम था, किसी का 3 इंच कम था, और मेरा बरोबर था, मेरा सीना और पेट बराबर था। और समय 3 महीने का था कि 3 महीने के अंदर आपको अपने सीने से पेट को 4 इंच ही कम करना है। और मैंने सर 3 महीने में वो भी करके दिखाया। बिजनेस की जो संघर्ष रहा वो तो अलग रहा, स्वास्थ्य के लिए भी मैंने अपने सीने से 4 इंची अपना पेट कम किया और मिस्टर इंडिया घोषित किया गया। और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सानिया मिर्जा द्वारा इस लड़के को जो 30 रुपया का लेबर था उसको अवार्ड दिया गया सानिया मिर्जा के हाथों से। और जो है कि मेरे एक मिस्टर इंडिया न्यूट्री चार्ज बुक छपी और उसमें मेरा नाम और फोटो छपा, पूरे भारत में वो बुक बिकी सर। दूसरी बात रही, जो लड़का कभी सोचा नहीं था, लोग देखते हैं कहते हैं कि भाई ये देखिए मिस इंडिया है, मिस इंडिया है, लोग देखते हैं फोटो। और मैं बताऊं सर, एक बार इसी तरह मैं अपने गांव से शहर के लिए जा रहा था, एक पान की दुकान पर पेपर था, उसमें हमने देखा, जो विजुअलाइजेशन करने की बात होती है, मैंने देखा कि एक पेपर है, उसमें आदित्य आर्या 2015 की मिस इंडिया का फोटो छपा था। उन्होंने अपना कहानी बताया था कि आज मैं मिस इंडिया बनी हूं तो ऐसे नहीं, बहुत संघर्ष झेली हूं। उस दुकानदार से बोला पान वाले, भैया मैं शहर जा रहा हूं, ये जो बुक पेपर है 2 रुपया कीमत है, मुझसे ले लो, लेकिन ये पेपर मुझे दे दो, शाम के मैं आऊंगा, दिन भर पढ़ा दो दुकान पर, ये पेपर दे देना, मिस इंडिया की मैं कहानी इत्मीनान से पढ़ूंगा। वो पेपर और डेट डाल के उस पर मैं रख लिया। और ऊपर वाले की देखिए कि 2015 की मिस इंडिया 2016 में उसी मिस इंडिया के साथ गोवा में क्रूज पर उनके साथ खाना खाने और फोटो खिंचाने का मौका मिला कि मिस इंडिया के साथ। बहुत बढ़िया। और दोस्तों मैं क्या बताऊं, इस बिजनेस के माध्यम से दुबई तो किया था, थाईलैंड का भी टूर अचीव किया मैडम के साथ, लेकिन कोरोना के कारण तो नहीं जा पाया, लेकिन मैडम का भी वो बन चुका है। और इस बिजनेस के माध्यम से लोग कहते हैं कि सर मैं खूब घुमा हूं, यहाँ गया वहां गया, लेकिन मैं एक शब्द पूछता हूं, आप घूमे हैं ना, अपने मैडम को कितना घुमाए हैं जो आपके सहारे आई है। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से बॉम्बे एक बार जाने का मौका मिला, कंपनी की तरफ से टूर था, बॉम्बे में हवाई जहाज से अपने मैडम को लेकर मैं गया सर, बॉम्बे भी मैडम को साथ में भी ले जाने का मौका मिला। दूसरी बात रही, दार्जिलिंग भी इस बिजनेस से माध्यम से बागान देखने को मिला, अपने कंपनी की चाय की बागान देखने को मिला, दार्जिलिंग भी जाने को मौका मिला, गोवा जाने को मौका मिला। अभी 21 तारीख को हमारे सीनियर कहते थे, मैं सेमिनारों में सुनता था कि जो टीवी देखना छोड़ देगा वो टीवी के अंदर होगा,
जो टीवी देखेगा कभी टीवी के अंदर नहीं होगा। मैंने उसी दिन से टीवी देखना छोड़ दिया सर। और मैं क्या होता हूँ, हाल ही में एसपी शर्मा जी के लिए एक जबरदस्त तारीफ बताएं सर। एक ऐसा वो हम लोग समुद्र में स्नान कर रहे थे उसी का और एक स्क्रीन शॉट वो लोग लिए और भेजे सर। आज पूरे ग्रुप में हर कोई ने देखा सर। गोवा में एंजॉय करते हुए अभी 21 तारीख को आए हैं, मैडम के साथ समुद्र में डांस करते हुए वो वीडियो जो बना, मेरे बच्चे जो है कि उस पे गाना सेट कर दिए ऐसा कि क्या बताए, गोवा वाले बीच। तो जबरदस्त रहा सर। पूरे परिवार के साथ एंजॉय ले रहे हैं हम लोग सर। बहुत अच्छा लग रहा है इस हास्य बिजनेस में। और आप जैसे सीनियरों का इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा। और मैं तो क्या बताऊं, बिजनेस फील्ड में जाता हूं, आदरणीय एसपी वर्मा जी का मैं वीडियो लोड किया हूं, जहां भी जाता हूं इन्हीं को दिखाता हूं कि देखिए जब पूरे कई राज्यों के स्टेट बैंक के ऑडिटर आदरणीय एसपी वर्मा इस बिजनेस को कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत आनंद आ रहा है सर का वीडियो दिखा कर मैं काफी ज्वाइनिंग कर रहा हूं। अभी डी कुमार सर बोले 1000 बीबी रोज, या तो सेल करके, या तो ज्वाइनिंग करके, या तो अपने कोड पर कटाकर, या तो डाउनलाइन में माल पहुंचा कर करिए। और मैं बता दूं कि इस समय जो मैं फील्ड कर रहा हूं टीम के साथ, जैसे मेरा टारगेट है कि 2 ज्वाइनिंग तो मैं पर डे कर ही रहा हूं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काफी लोग हैं, समय देना है, आप लोगों ने समय दिया इसलिए धन्यवाद। जय हरसिंह। बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। जबरदस्त तालियां, बहुत जबरदस्त तालियां। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। बहुत बेहतरीन में से। बहुत बढ़िया दिनेश जीरो से हीरो। दिनेश मौर्य सर, एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आरसीएम के पहले महीना में कितना कमाते थे और आरसीएम से एक महीने का हाईएस्ट इनकम कितना है? आरसीएम से एक महीने का हाईएस्ट इनकम वही 30 रुपया एक दिन का लेबर का काम, तो एक महीने का 300 हुआ सर। महीने में और 30 रुपया पहले कमाते थे आरसीएम के पहले पहले। माध्यम था। और बहुत अच्छा। आरसीएम के माध्यम 87,385 रुपए एक महीने का इनकम। यस सर, 87,000। 87,385। यस सर। और सर आपका टोटल इनकम कितना है सर आरसीएम से? 50 लाख से ज्यादा सर। कितना सर? 50 लाख से ज्यादा। अब जरा सोचने वाली बात है, एक 30 रुपए का दिहाड़ी करने वाले आदमी, गौर से सुनिएगा आप लोग, एक 30 रुपए का दिहाड़ी करने वाले आदमी आज आरसीएम से 87,000 रुपया महीना के ले रहे हैं, 50 लाख रुपया कमा रहे हैं। यस, वाकई में आरसीएम बिजनेस गरीबपुर से अमीरपुर ले जाती है। आरसीएम बिजनेस जीरो से हीरो बनाती है। आरसीएम बिजनेस फर्श से अर्श तक ले जाती है। बस वो जज्बा होना चाहिए, वो कमिटेड होना चाहिए, वो मजबूत इरादा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश मौर्य सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बड़े काफी लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। बहुत शानदार सर दिनेश जी, बहुत शानदार। बहुत शानदार। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में एक बहुत ही मजबूत पिलर, बहुत ही मजबूत साथी, फील्ड वर्किंग अगर कोई सीखना चाहे तो इनसे सीख सकते हैं। बहुत ही मजबूत इरादे के, बहुत ही कमिटेड हैं, जुनूनी हैं, जिद्दी हैं, और वो बनारस के हैं, बनारस की धरती से हैं। वो भी फर्श से अर्श तक गए हैं, जीरो से हीरो बने हैं, और बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं, बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं। उनका नाम ही है ज्ञान। ज्ञान के भंडार हैं। जिनको भी ज्ञान चाहिए केवल ज्ञान सर को पकड़ ले, ज्ञान की बात छोड़ कर देते हैं, ज्ञान की बात छोड़ कर देते हैं। और आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है, आरसीएम का फ्यूचर क्या है, मिनटों में किसी के अंदर में डाल देते हैं। तो आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में ऐसे जुनूनी, मेहनती, विजनरी, फील्ड वर्किंग के मास्टर आदमी आदरणीय ज्ञानेश्वर सर जो स्टार पर हैं, आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में हम इनको इनवाइट करते हैं। ज्ञानेश्वर सर, आपका वेलकम है। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम है, वेलकम है, वेलकम ज्ञानेश्वर सर, वेलकम है, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम ज्ञानेश्वर सर। थैंक यू। वॉइस जा रही है सर? थैंक यू। एकदम सर, आ रही आ रही है। थैंक यू। वर्मा सर के बारे में तो यही कहेंगे कि उन्होंने यूं ही मजाक में मुझको कहा था, चांद आईना मैं रात भर देखता रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। वो वर्मा सर की वो कहते न, रूबी में कुछ खूबी होती है, तो वही चीज है सर। किसी को भी, और वो कहते ना कि हम लोग फर्श से अर्श तक पहुंचे नहीं है, पहुंचाए गए हैं। जैसे कोई कहीं पे पधारता नहीं है, पधरवाया गया था ना, वो वत्स साहब ने मैं बोला था। तो मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम ज्ञानेश्वर मौर्य है। मैं
वाराणसी यूपी से बिलोंग करता हूँ और 3-4 दिन से मैं फील्ड में भी जा रहा हूँ और मुझे रात को फिर बुखार भी आ जा रहा है। तो मेरा थोड़ा सा, इसलिए मैं सुबह में थोड़ा अपने आप को बचा के रख रहा हूँ। मैं माफी चाहूंगा कि मैं पूरे ड्रेसअप में नहीं हूँ, हालांकि मेरा ऊपर से नीचे तक आरसीएम ही है, कोई और हो भी नहीं सकता। तो मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन करा था बिल्कुल अपने इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि मुझे आरसीएम बिजनेस से नफरत थी। मेरे 2 भैया आरसीएम किए थे तकरीबन 14-15 साल पहले, और मैंने आरसीएम के प्रोडक्ट को 14-15 साल पहले देखा था और उन्होंने उनको देखा था कि वो लोग 2-3 महीने खरीद के छोड़ दिए थे। तो मुझे लगा कि ये सब ना बेवकूफ बनाने का काम है, कोई आता है जोड़ देता है। तो मुझे आरसीएम बिजनेस नहीं बताया गया था, मुझे पार्ट टाइम जॉब देने के लिए आदरणीय अनिल सर मेरे घर आए थे और आने के बाद उन्होंने मुझे प्लान दिखा दिया। और चूंकि अतिथि देवो भव होता है, इसलिए अब जाने को तो बोल नहीं सकते, तो हमने कहा ठीक है 10 मिनट में प्लान दिखा के चले जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आरसीएम बिजनेस के प्लान में दम है। पंडित जी भी अपनी कैसेट में कहते हैं ये 100% यस प्लान है, बस ठीक से दिखाना आना चाहिए। तो वो हमारी कमी है कि हम ठीक से नहीं दिखा पाते, कि लोग ज्वाइन नहीं करते या फिर डिसीजन नहीं लेते। तो मैंने उसी ऑन द स्पॉट ज्वाइन करा, क्योंकि सर में दम था, रिस्पेक्टेड अनिल सर में, उन्होंने ज्वाइन कराया। लेकिन एक अच्छा काम किया जो सभी लोगों को करना चाहिए इस बिजनेस में, हमेशा थर्ड पार्टी का यूज करना चाहिए। पंडित जी भी अपनी कैसेट में हमेशा बोलते हैं कि यूज द थर्ड पार्टी। वो प्लान हो सकता है, वो अपलाइन हो सकता है, वो टूल्स हो सकता है। जो भी इस बिजनेस में थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना सीख गए, वो मॉर्निंग सेशन हो सकता है, वो उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो रिस्पेक्टेड अनिल सर ने नेक्स्ट डे ही मुझे बोला, ये कह के कि मैं अपने भगवान से मिलाने ले चलूंगा। और वो मुझे रिस्पेक्टेड राजकुमार सर, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उस समय ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के बगल में, तो उनसे मिलवाने के लिए उनके आवास पे लेके गए। उनका एक घर, जनरली लोगों को पता है कि पहाड़िया वाराणसी में भी उनका खुद का मकान है, आनंद विहार कॉलोनी में। तो उनके घर ले गए और वहाँ पे मेरी लाइफ ने करवट ली, क्योंकि मैं उस समय बहुत हीन भावना से ग्रसित था। मेरे जूते भी फटे हुए थे, मेरा ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं था। लेकिन उस दिन आदरणीय राजकुमार सर का आशीर्वाद मिला मेरे सर पे, उन्होंने हाथ रखा और मैंने उस दिन ये लगा ना कि पहली बार ये लगा, क्योंकि मैं अकाउंटेंट था, मैं बैंकों में जाता था तो मैनेजर से तो कोई बातचीत नहीं होती थी दूसरे बैंकों में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पहली बार एक बैंक मैनेजर से आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ से फिर टर्निंग पॉइंट हुई। बाद में श्री एसपी वर्मा सर से मिलके एजुकेशन के बारे में नॉलेज मिली और आदरणीय डी सर का आशीर्वाद मिला। आरसीएम बिजनेस में मैंने पार्ट टाइम किया, संघर्ष रहा, लेकिन संघर्ष नहीं कहेंगे, प्रोसेस रह कहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को वहां से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। 3 साल का समय लगा, मैंने साइकिलिंग करी और 3 साल मैक्सिमम 3 साल कुछ महीने में मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना और 6% रॉयल्टी किया 2017 में। उसके बाद मैंने जॉब क्विट करा। मेरे सीनियर से काउंसलिंग हुई, उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम करके 2 घंटे काम करके 3 घंटे काम करके आप 34,500 ले रहे हो और फुल टाइम करके अभी 15,000 मिल रहे हैं। और मैंने जब जॉब ज्वाइन करी, जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, उस समय मेरी इनकम सैलरी 4200 रुपये हुआ करती थी और उसी में मैंने इस बिजनेस को किया। और हाँ, उस समय भी मैं पटना गया था और वहाँ पे बताया गया था 2000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, एक कार्ड मिला था, तो मैंने 2000 बिजनेस वॉल्यूम किया। कंपनी गया तो वहाँ पे पता चला 5000 वॉल्यूम करना है, तो 5000 किया। कभी मैंने सिस्टम के साथ में समझौता नहीं किया, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम ने बोला वो मैंने काम करा। और मैंने ही नहीं करा, मेरी टीम के बहुत सारे साथियों ने किया। और हाँ, अपलाइन से मैं बहुत प्रेरित होता था, क्योंकि मेरे काम करने से पहले अपलाइन का पोस्ट आता था। हमेशा से वो काम मैंने जरूर किया जो मेरे अपलाइन हमेशा से करते आ रहे थे, तो अपलाइन को देख के मैं हमेशा चार्ज होता था। तो मैंने उस काम को करा और इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना। फिर मैं 2018 में मैंने 8% किया, 19 में मैंने टेक्निकल क्वालिफाई किया, 20 में पर्ल बना, 21 में स्टार पर्ल बना और 22 आ गया है तो कुछ और भी बड़ा होगा। तो ये सब जो चीजें हुई एक सामान्य से व्यक्ति के साथ कैसे हुई, बस एक चीज कहेंगे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो भी नए व्यक्ति हैं स्पेशली उनके लिए मैं बोलूंगा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आपकी मदद करते हैं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे लोग आपकी मदद करते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आपकी मदद करते हैं, आपकी कामयाबी में मदद करते हैं। दूसरी चीज की
डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत सारी है, उसमें आरसीएम में ही सफल क्यों होंगे? क्योंकि आरसीएम में ही सिक्योरिटी मिलती है। देखिए मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं बहुत सारा चीजों पे रिसर्च करता रहता हूँ। तो बहुत सारी कंपनियों में ना जब तक आप काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा, क्योंकि उसके प्लान में दम नहीं है, प्रोडक्ट में दम नहीं है। प्रोडक्ट है तो कॉस्टली है, कोई फंड के नाम पे, कोई इस नाम पे चीट कर रहा है। तो वहां पे होता क्या है कि जब तक आप टीम बनाते रहेंगे तब तक आपका धंधा चलेगा। टीम बनाना बंद करेंगे, नीचे से बिजनेस खत्म होता जाएगा और एक दिन आप खत्म हो जाएंगे। आरसीएम बिजनेस में आप सारे जो भी मेरे समकक्ष या मेरे से नीचे हैं वो देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में नेटवर्किंग नहीं करते, लेकिन बी ऑनेस्ट वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, बोलते हैं प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, यूजेबल है, कंज्यूमेबल है, अफोर्डेबल है, रिपीटेबल है, तो वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट यूजर बनेंगे तो हमारी सिक्योरिटी आएगी। ये आरसीएम में ही हो सकता है, जहाँ पे 1 रुपए का शैम्पू, 9 रुपए का साबुन, 9 रुपए का नमकीन मिलता है। बाहर की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो कंपनी है लगातार प्रोडक्ट लेते आ रही है, लगातार अच्छे अच्छे ऑफर्स लेते आ रही है, 6 महीने के कंसिस्टेंसी ऑफर, न्यूट्री चार्ज के ऑफर। और मैं जहां तक दिनेश सर बता रहे थे, तो भाई गोवा तो हम भी गए थे, और गोवा वाले बीच पे तो हम लोगों का भी बना, वाइफ के साथ गए थे, और आगे फॉरेन ट्रिप भी जाना है। और आरसीएम बिजनेस ने वो देता है जो हमने सोचा, और वो भी देता है जो हमने नहीं सोचा। इस बिजनेस में मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सारे अपलाइन का, कि उनकी वजह से जो भी मैं आज हूँ वो उनकी वजह से हूँ। और एक प्रण है कि जहाँ पे मैं हूँ वहां पे अपनी पूरी टीम को लेकर आऊंगा। यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा प्रोजेक्ट है, और इस साल मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, इस साल मार्च में मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। ये मेरा 100% कमिटमेंट है कि इस साल मार्च में नेक्स्ट लेवल पे जरूर और जरूर जाऊंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आरसीएम में पहली इन छात्रवृत्ति जो मेरी रही 418 रुपए, और सबसे हाईएस्ट इनकम रही 80,918 रुपए। टोटल आरसीएम बिजनेस से जो मुझे इनकम मिली 42,60,000 रुपए। एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि आरसीएम बिजनेस में जो मैंने पाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इस पाने की प्रक्रिया में मैं जो बन गया, जो मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली, जो मैंने बहुत सारे ऑडियोस वीडियो देख लिए, और जिसके कारण से मेरे दिमाग का जो लोचा घूम गया, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा। वो पाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बनना इम्पोर्टेंट है। और आरसीएम बिजनेस ने मुझे बनाया है, दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मैं बना हूँ उसके लिए मैं अपने आप पे प्राउड फील करता हूँ। मैं मेरी फैमिली की नजर में बना, मैं मेरे दोस्तों की नजर में मैं बना, मैं मेरे रिश्तेदारों की नजर में मैं बना, मैं मेरी टीम की नजर में मैं बना। तो उस चीज को मैं मानता हूं कि ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सो बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माइक ओवर टू यू श्री एसपी वर्मा सर। थैंक यू। थैंक यू ग्रेट ज्ञानेश सर, ग्रेट, शानदार। साथी से निवेदन करें, एक जबरदस्त तालियां बजाएं सर के बहुत लिए। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त तालियां। सर, जबरदस्त रहा। बहुत बेहतरीन मैसेज, बहुत बेहतरीन मैसेज, अद्भुत। हम बताए ना आप लोगों को ज्ञान के भंडार हैं, यस सर, ज्ञान के भंडार है। सैकड़ों किताबें पढ़ डाले हैं, सैकड़ों किताबें पढ़ डाले हैं, इसीलिए इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। आपको स्टार रूबी, स्टार डायमंड तक जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप सीखने पर ध्यान दे रहे हैं, सीखने पर ध्यान दे। और जरा सोचने वाली बात है, आरसीएम के पहले 4200 की नौकरी किया करते थे, 12 घंटा की नौकरी किया करते थे। एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट की 12 घंटे की नौकरी किया करते थे, मात्र 4200 रुपया, 4200। और जो आरसीएम से इनकम आया एक महीने का हाईएस्ट इनकम 80,818 रुपये, 80,818। टोटल इनकम आरसीएम से आया है 42,60,000 रुपया, 42,60,000 रुपया। इसीलिए हम चीख चीख के बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आरसीएम आपको गरीबपुर से अमीरपुर ले जाएगी, आरसीएम आपको जीरो से हीरो बनाएगा, आरसीएम आपको फर्श से अर्श तक ले जाएगा। शर्त यही है, सीखना है, टीकना है और चंपालाल से बचना है। भगोड़े नहीं बनना है। बहुत लोग भगोड़े बन जाते हैं, बहुत लोग भगोड़े बन जाते हैं। 6 महीना आरसीएम करेंगे, फिर दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी। भगोड़े बहुत लोग बनते हैं।
हमको भगोड़े नहीं बनना है, सीखना है, टिकना है, चंपालाल से बचना है। बस इस मंत्र को याद रखिएगा। और अभी हमारे बीच में एक बहुत ही जुझारू साथी हैं। सर हाँ, हाँ। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा ज्ञानेश्वर जी के बारे में बोलना चाह रहे थे। हाँ हाँ हाँ, और- बोलिए सर, बोलिए बोलिए। बस सर, आपका एक स्टेटमेंट है, घर में रहेंगे समस्या बढ़ेगी, फील्ड में रहेंगे सलूशन मिलेगा। बिल्कुल ज्ञानेश्वर प्रसाद मौर्य जी के यहाँ जब मैं प्लान दिखाने गया था, तो इनके बॉस को मैं प्लान दिखा रहा था और इनके बॉस ने रिजेक्ट कर दिया। और ज्ञानेश्वर जी आए थे कंप्यूटर बनवाने के लिए और निगाह इनके ऊपर पड़ गई और फील्ड वर्किंग हुआ, इनके साथ इनके ज्वाइनिंग हो गई। कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर हम जाएंगे तो 100% एक नहीं मिलेगा लेकिन दूसरा मिलेगा, हमको जाना पड़ेगा। सर कल मेरे साथ सेम घटना घटी है, मैं बलिया में हूँ इस समय। मैं जिसको प्लान दिखाने आया था वो कह रहा कि हम करके छोड़ दिए हैं, और जो एक अननोन आदमी था वो बोला कि हम तो 10 साल से इंतजार कर रहे थे कि हमको कोई आरसीएम बताए। कल सर उसने 5,000 रुपए का सामान लेके ज्वाइनिंग किया सर। कल वो अगर हम बलिया नहीं आते तो वो ज्वाइनिंग कहाँ से होती। तो जाना तो पड़ेगा सर, और ऐसे ही डायमंड मिलेंगे। तो उसमें से ज्ञानेश्वर जी मुझे मिले। बस मैं यही बोलना चाह रहा था। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। हम तो ये कहते हैं ना, किस्मत वाले को ही आरसीएम समझ में आता है, राइट सर। नसीब वाले को ही आरसीएम समझ में आता है, भाग्यशाली लोगों को ही आरसीएम समझ में आता है। जिनको भगवान ने ठप्पा लगा दिया होगा गरीबी का, उनको आरसीएम जल्दी समझ में आता नहीं है। बार-बार समझाने बाद में समझ नहीं आता है। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम लोग को आरसीएम समझ में आ गया है, बहुत नसीब वाले हैं। तो अभी हमारे बीच में एक और साथी हैं, बहुत ही मेहनती हैं। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बहुत ही फौलादी इरादा है और ये भी 0 से हीरो बने हैं, फर्स्ट से अर्श तक बने हैं। तो आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में हम जीतन प्रजापति जी को इनवाइट करते हैं। आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में आपका वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम है, वेलकम जीतन जी, वेलकम सर। वेलकम जीतन जी, वेलकम। वेलकम जीतन सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत है जीतन जी। मेरा नाम जीतन प्रजापति, मैं रहने वाला सहराजा से हूँ। एक देहात से गांव का रहने वाला मैं व्यक्ति हूँ। मुझे जो बिजनेस मिला, स्टूडेंट लाइफ में ये बिजनेस मिला। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मुझे ये बिजनेस मिला था, और उस टाइम मिला था जब इस बिजनेस में 1500 रुपये की ज्वाइनिंग हुआ करती थी, तब हमें ये बिजनेस मिला। और इस बिजनेस के बारे में हमें जब बताया गया तो मैं बहुत ही, मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई कि मुझे आरसीएम ज्वाइन करना है। लेकिन जब 1500 रुपये की बात है कि 1500 रुपये लगेगा तब जाके आप ज्वाइन करेंगे, तो मुझे लगा कि 1500 रुपये ये कहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में 500 रुपये जो नोट होता कभी मैंने टच नहीं किया था। कारण ये नहीं था कि मेरे घर में 500 रुपये के नोट नहीं आते जाते थे, आते थे और चले जाते थे, क्योंकि मेरे पिताजी नौकरी तो करते थे कोयलोरी में, लेकिन मेरे से बड़े भाई थे, वो सारा कारोबार उनके हाथों में था। मुझे केवल उस स्कूल में पढ़ाया गया था जिस स्कूल का महीने का फीस मात्र 2 रुपया हुआ करती थी। उस स्कूल में हम पढ़ा करते थे 1 से लगा के 5 तक, और 5 से लेके 6 से लेकर इंटर तक जो मेरी पढ़ाई हुई थी वो 3 रुपया फीस दे के मैंने पढ़ रहा था। उसी टाइम हमें ये बिजनेस मिला था, और जो व्यक्ति बताए थे, मैं इतना उत्साहित था कि मुझे कब आरसीएम ज्वाइन कर दूं, कब मुझे आरसीएम में ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैं ज्वाइनिंग कर नहीं पा रहा था। इसके पीछे रीजन था कि 1500 रुपये नहीं थे, लेकिन जीवन में पहली बार मैंने छात्रवृत्ति भरा था फॉर्म, और उस पैसे से मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। वो 1400 रुपये आया था। जिस अप्लायन को मैंने आरसीएम ज्वाइन करने के लिए पैसा दिया था, मुझे आरसीएम ज्वाइन करवा लीजिए मेरा 1400 रुपया। तो बोले कितनी की किट लेनी है? मैंने कहा 1500 रुपये की किट लेनी है। मैंने कहा कि उन्होंने मुझसे सवाल किया कि यार 1500 रुपये का किट लेनी है, मुझे आप 1400 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया कहाँ से आएगा? तो मैंने कहा अपने पॉकेट से आप लगा दीजिए। यहाँ पर ज्वाइनिंग किसी अपने पैसे से लगा के ज्वाइनिंग नहीं होती है, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा।
हम कहा यार बात 100 रुपये की है, आप मेरे गांव के हैं, आप लगा दीजिए ना। बोले नहीं। फिर वापस मैंने एक दिन बाद मेरी अपनी माता जी के यहाँ मैंने गया, मैंने कहा मुझे 100 रुपये की जरूरत है और मुझे आरसीएम ज्वाइन करना है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल हम दे देंगे। और एक दिन के बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई। साथियों, इच्छा बहुत थी इसको करने के लिए। जब मैंने इसको जानने के लिए मैं अपने अपलाइनों के पास हम गए, समझने के लिए मैंने अपने अपलाइनों के पास गए, रिस्पेक्टेड पारस सर के पास हम जब गए इस बिजनेस के प्लान को देखने के लिए, समझने के लिए, उन्होंने मुझे बताया कि इस बिजनेस में ऐसे ऐसे पैसे आते हैं, ऐसे ऐसे आप प्रोडक्ट लोगों को यूज करवाएंगे तो आपके घरों में भी पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने कहा चलो यार प्रोग्राम, इस प्रोडक्ट को लोगों को हम शेयर करना स्टार्ट करते हैं, खुद को यूज करते हैं। और मैंने कपड़े बनवाया और कपड़े बनवा के मैं लोगों को बताने लग गया, धड़ाधड़ मैंने लोगों को बताने लग गया। तो मुझे क्या पता कि इसमें लोग जैसे हम इतना उत्साहित होकर ज्वाइनिंग कर लिया हूँ, उतना ही लोग भी वैसे ही ज्वाइन कर लेंगे। मैं अपनी लिस्ट बनाई फटाफट, मुझे बताया गया अपना लिस्ट बनाना है और अपने लिस्ट को बता के आपको ये प्लान शेयर करना है। तो हमने धड़ाधड़ लिस्ट बनाई और अपने ननिहाल में गए। वहां पर हमारे नाना जी थे, तो उनको मैंने जब प्लान बताया, प्लान बताने के बाद उनसे मैंने कहा, क्योंकि वो रिटायर्ड थे, तो मैंने उनसे बताया कि एक बहुत बड़ी कंपनी आई हुई है जिसमें मात्र नमक, साबुन, कपड़े वगैरह लेने हैं और अपने घर की केवल खरीदारी करने हैं, और खरीदारी करने से पैसा आता है। तो मेरे बाल पकड़ के उन्होंने बताया, बेटा तेरी उम्र में जब मैं था तो मेरा भी बाल काला था, ये यूं ही सफेद नहीं हुए हैं कि नमक खाने से पैसे आते हैं। तो मेरा दिमाग की बत्ती जल गई, ये क्या कह रहे हैं, क्या नमक खाने से पैसे नहीं आते हैं? बोले कि मेरी उम्र तुमसे कई गुना ज्यादा है और तुम मुझे बता रहे हो कि नमक खाने से पैसे आते हैं। अरे जीवन में कभी, मेरे उम्र में कभी नमक खाने से पैसे नहीं आए और तुम बता रहे हो कि नमक खाने से पैसे आते हैं। साथियों, मैं निगेटिव हो गया। वापस हम चले आए, और वापस हम जब चले आए तो मेरे यहाँ सर का फोन आता है और सर मुझे बोलते हैं कि जीतन जी क्या हुआ, इस समय मीटिंग वगैरह में आप नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा सर मुझे नहीं करना। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, बेकायदे अपने यहाँ बुला के मैंने इसके बारे में समझा, फिर वापस हमने स्टार्ट किया। साथियों, मैं पैदल उस टाइम इस बिजनेस को किया करता था और अगले 2-3 महीनों के बाद मेरे घरों में 512 रुपये इनकम आई। 512 रुपये की इनकम लेके मैंने सेकेंड हैंड की एक साइकिल खरीदी थी। पहली बार लाइफ में, पहली बार मैंने सेकेंड हैंड की साइकिल खरीदी थी आरसीएम के पैसे से, और वो भी 100 रुपये का उधार देकर। 400 रुपये मैंने नगद दिया था साइकिल वाले को, और 100 रुपये उधार देके मैंने सेकेंड हैंड की साइकिल खरीद के आरसीएम करना स्टार्ट कर दिए। और मेरा बिजनेस उस जगह पर चला गया जहां पे महीने में 3 बार उस साइकिल का 4 बार चिमटा तोड़ दिया करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होते थे कि जब मैं आरसीएम को लेके, जब आरसीएम बताने के लिए लोगों को जाते थे, तो कभी साइकिल के ऊपर हम होते थे तो कभी साइकिल हमारे ऊपर हुआ करती थी। क्योंकि मेरे गांव के पास में एक नदी है, उस नदी को पार करना होता था, तो साइकिल को मैं नदी में से लेके जाया करता था उस पार। और उसके बाद मेरा बिजनेस हुआ करता था, वहां पे लगा हुआ था, वहां पे हम जाते थे पढ़ाई करने के लिए। जब मैं जाता था तो उधर में अपने गांव के लड़कों को मैं अपनी कॉपी किताब दे दिया करता था और वो हमारे घर पहुंचा दिया करते थे। हम उधर से आरसीएम करके शाम को रात में आते थे, तो हमारे माता जी बोलती थी, मेरी भाभी बोलती थी, मेरे भैया बोलते थे, ये कौन सा तुम बिजनेस स्टार्ट किए हो, इतना रात के आते हो, ये सब फालतू बेकार के काम है, ये सब काम से कुछ नहीं होने वाला है, तुम बेकार का अपना टाइम खराब कर रहे हो। मेरे पिताजी जो नौकरी करते थे वहां से फोन करके बोला करते थे, उसका दिमाग घूम गया, वो पागल हो गया है, वो देखो गलत कोई संगत पकड़ लिया है। जो संगत, जिसके संगत में गया है उसको पहले पता लगाओ कि वो कौन काम करता है और किस कैटेगरी का वो व्यक्ति है। मेरे लड़के को बिगाड़ दिया। लेकिन जब उनके यहाँ वो लोग गए भी थे, उनको समझाए भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनको कुछ किया नहीं हूँ, बताया हूँ केवल बिजनेस। अब उनकी इच्छा है वो कर रहे हैं तो हम क्या करें। लेकिन मुझे मत डांटिए, मुझे पता चला, मैं घर वालों को समझाया भी कि उनको क्यों आप लोग डांट रहे हैं, मुझे आरसीएम करना है और मैं लगातार करना स्टार्ट किया। दोस्तों, मैं क्या बताऊं, जिंदगी में बहुत उतराव चढ़ाव आया। मैं अपने लाइफ में, जैसा कि हमने बताया कि 500 रुपया कभी अपने हाथों से टच नहीं किया था, इस बिजनेस से 500 रुपया इनकम आई। मेरा हौसला बुलंद हुआ कि जब ये बिजनेस 500 रुपया दे सकता है, ये बिजनेस मुझे 5000 रुपया भी दे सकता है।
क्योंकि मैंने जितना बिजनेस किया था उतना मेरे को इनकम आई थी। मैं 5,000 रुपया का बिजनेस करूंगा तो 5,000 रुपये भी मेरे घरों में इनकम आएगी। मैंने 5,000 रुपया का बिजनेस मैंने भेजा था तो 5,000 रुपया इनकम आई। जब आगे और हौसला बुलंद हुआ तो कुछ लोगों से मैंने बताया कि देखिए मेरे घरों में 5,000 रुपया इनकम आई है। तो मेरे गांव वालों ने मुझे कहा कि अरे यार 5,000 रुपया जो इनकम आई है ना, एक बार दो बार आ जाता है, बार बार नहीं आते हैं। मैंने कहा यार आते हैं, इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में 20-20 हजार रुपया महीने इनकम आती है, 1-1 लाख रुपए महीने इनकम आती है। तो लोग मुझे कहा करते थे कि ये सब फालतू बेकार के काम है। मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन किया हुआ था, मेरा भी पैसा ऐसे ऐसे डूब गया था, और आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, आप बर्बाद हो जाएंगे, अपने पिताजी का नाम खराब कर रहे हैं। मैं बोलता था कि इसमें नाम खराब होने का क्या बात है? अरे नमक पहले से खाते थे, आज भी नमक खाना है, और नाम खराब होने की बात आप करते हैं। लेकिन यूं ही आसानी तरीके से हम नहीं कह पाते थे, क्योंकि जो लोग मुझे समझाते थे मेरी उम्र से कई गुना ज्यादा उम्र वाले हुआ करते थे। क्योंकि ये बिजनेस मुझे जब मिला तो 17 साल की उम्र में मिला था, उम्र बढ़ा के मेरी ज्वाइनिंग की गई थी। और मुझे जो मैं जिनको आरसीएम बताता था तो जिनकी उम्र उन लोग हुआ करती थी, जिनका उम्र 25 साल हुआ करता था, 30 साल हुआ करता था, मुझे समझा के लोग भेज दिया करते थे। कुछ लोग मुझे चलने में ऐसे ऐसे मिले, जब मैं टाई पहन के लोगों को आरसीएम बताने के लिए जाता था तो लोग इसको टाई ना बोल के कुछ और बोला करते थे। मैं कंफ्यूज हो जाता था कि अरे यार मैं सच में टाई पहना हूं कि जो ये बोल रहे हैं वही तो नहीं ना है। मैं अपने अपलाइन के पास जाता था और जब मैं उनको बताता था कि सर ऐसे ऐसे मैं जो टाई पहन के आरसीएम बताता हूँ, तो लोग कहते हैं, बोलते जीतन जी कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा कहते तो उन्हीं को बोल दीजिए कि टाई अपने गलों में 5 मिनट के लिए बांध के अपने घर से बाहर निकल जाए। जब मुझे लोग कहते थे कि ये टाई नहीं ये है, तो मैं उनको समझा दिया करता था कि आप 5 मिनट के लिए टाई पहन के बाहर आ जाइए। तो बोलते थे ये फालतू काम हम नहीं करते हैं। साथियों, बहुत सारा विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध का सामना भी हुआ, निगेटिविटी भी आई, ऐसा नहीं कि निगेटिविटी नहीं आई। लेकिन एक गलती मैंने एक ही काम किया था कि जब भी मेरे अंदर निगेटिविटी आती थी तो मैं अपने अपलाइनों से सलाह लेता था, उन चंपालाल से मैं सलाह नहीं लेता था। जैसा कि अभी वर्मा से बताते भी है कि उन चंपालाल से बचना है, कोठारी से भी बताया कि चंपालाल से बचना है, तो उन चंपालाल से मैं सलाह नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि जो सलाह देने वाले होते थे रोडपति हुआ करते थे, रोड पर घुमा करते थे। लेकिन जो आरसीएम के बारे में मुझे बताते थे वो आरसीएम के जानकार लोग होते थे, जिनके घरों में महीने की अच्छी खासी इनकम आती थी। सच्ची उनकी मैं बात मानता था, सुनता था, और उनकी बताए हुए रास्ते पर मैं काम करता था। लगातार हम काम करते गए। 18 महीने में इस बिजनेस का मैंने रॉयल्टी अचीवर बना, साइकिल से चल के। 18 महीने के बाद मेरे घरों में एक खानदान का मैं पहला व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी 5 भाई हैं, 5 भाई में से 3 लोग सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, जिन लोगों ने कि अपने जीवन में नौकरी करते टाइम मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पाए। ये लड़का अपने आरसीएम के 18 महीने की इनकम से चमचमाती हुई मोटरसाइकिल खरीद के लेकर आया। खानदान का मैं पहला व्यक्ति हूँ इस बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों, उस मोटरसाइकिल से मैं काम करना स्टार्ट किया, खूब जम के काम किए। इस बिजनेस का मैं टेक्निकल अचीवर बना, 1 महीने की इनकम पर्ल अचीवर बना, स्टार पर्ल अचीवर बना। इस बिजनेस का जो सबसे बड़ी इनकम आई थी मेरे घरों में वो 86,000 रुपये 1 महीने की इनकम आई थी, और सबसे जो छोटी पहली इनकम आई थी वो 512 रुपये इनकम आई थी। मेरे घरों में 3 लोग सरकारी नौकरी करने वाले थे, वो तीनों लोगों की इनकम के बराबर मैं जोड़ता हूँ, अपने इनकम के बराबर, तो मेरे इनकम के बराबर उन लोगों का इनकम आज भी नहीं होता है। सोच के देख सकते हैं कि ये बिजनेस मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेके आया। दोस्तों, मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा मेरे जीवन में ये बिजनेस मेरे जीवन में ला के रख दिया। दोस्तों, आज मैं घर से बाहर होकर आरसीएम बिजनेस करता हूँ। मुगलसराय में मैं रहता हूँ, किराए के रूम पर मैं लेके आरसीएम बिजनेस करने के लिए रहता हूँ। मेरे घर से मेरे रिश्तेदारों को फोन आता है कि आप बताइए, जब पैसे नहीं आते थे तो आप घर में रहते थे, आज पैसे आ रहे हैं तो आपको घर में रह के आरसीएम करना चाहिए, परिवार को भी देखना चाहिए। हम कहते हैं परिवार को भी हम देखते हैं, लेकिन मैं वहां से बड़ा नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी में यदि बेहतर करना है तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज कोई भी काम होता है, मैं बताता भी हूँ कि आज हम लोग के ग्रेट अपलाइन आदरणीय डी कुमार सर हैं, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे, रहने वाले वो गया के हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो सैद राजा के अंदर आए थे। मेरे पिताजी सैद राजा के रहने वाले थे, पैसे कमाने के लिए उनको जाना पड़ा था
वेस्ट बंगाल के अंदर। बताइए, हमें भी जिंदगी में बेहतर करना है तो हमें भी घर छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज इस बिजनेस को लेके मैं मुगलसराय में रहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरे पास 2 लड़कियां हैं। जितना मैं महीने में फीस दे के नहीं पढ़ाऊं, उससे ज्यादा मैं फीस दे के अपने बच्ची को मैं पढ़ाता हूँ। 2000 रुपये महीने का ट्यूशन फीस देता हूँ। इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि साथियों मैं बता नहीं सकता हूँ। बस इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ बेहतर और बड़ा करना चाहते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे और आपके जीवन में मिला है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन के बड़े से बड़े सपने आसानी तरीके से पूरा कर सकते हैं। वो मात्र मॉर्निंग सेशन की वजह से। आज कोई कहीं है वो, लेकिन अपने जीवन में बड़े से बड़े काम इस मॉर्निंग सेशन से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉर्निंग सेशन हमारे समय में नहीं था। यदि हमारे समय में साथियों अगर मॉर्निंग सेशन होता तो अब तक हम लोग बहुत बड़ा कर गए होते। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा मार्च महीने में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत ही बड़ा, ये मॉर्निंग सेशन की वजह से। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि बेहतर करना चाहते हैं इस मॉर्निंग को सेशन को, वर्मा सर बोलते हैं जकड़ के पकड़ लीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथियों, बताने की इच्छा, बोलने की इच्छा बहुत है, लेकिन बहुत सारे साथी हैं जिनको हम लोग को सुनना है। बस हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि एक अवसर जो आपके जीवन में मिला हुआ है, इस अवसर को पकड़ लीजिए। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वो चीज मिल सकती है जो चीजें के बारे में आप नहीं सोचे होंगे, वो चीज मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वर्मा सर, मुझे टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े अचीवर हैं, उन सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का वक्त दिया। थैंक यू। जय आरसीएम। वेलकम जितन सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। शानदार सर, शानदार जितन जी, जबरदस्त, बहुत बहुत बेहतरीन, एक्सीलेंट मैसेज, बहुत बेहतरीन मैसेज। जितन सर, आपका टोटल इनकम आरसीएम से कितना आया है? इनकम लोग छिपा देते हैं, आपसे कोई लेगा नहीं, चिंता मत कीजिए। 50 लाख आया है सर आरसीएम से, 50 लाख रुपया, और एक महीने का हाईएस्ट इनकम 86,000 रुपया। जरा सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, मनन करने वाली बात है। जिनके पास एक पुरानी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, आज आरसीएम से 50 लाख रुपया कमा रहे हैं, 50 लाख रुपया कमा चुके हैं। एक महीने का हाईएस्ट इनकम है 86,000 रुपया। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आरसीएम लोगों को गरीबपुर से अमीरपुर ले जाती है। बस बीच में जो स्टॉपेज है, महाहोशियारपुर, चंपालाल नगरी, शंकापुरी, दाऊदपुरी, इसमें उतरना नहीं है। आरसीएम बिजनेस आपको गरीबपुर से अमीरपुर ले जाती है, लेकिन बीच में जो स्टॉपेज है वहां उतरना नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग जाएंगे, सारे के सारे लोग जाएंगे, अमीरपुर जरूर पहुंचेंगे, जीरो से हीरो जरूर बनेंगे, फर्श से अर्श तक जरूर जाएंगे। बस शर्त यही है, हम बार बार याद दिलाते हैं और याद दिलाते रहेंगे, सीखना है, टीकना है, चंपालाल से बचना है। बहुत लोग चंपालाल से बच नहीं पाते हैं, चंपालाल के भाव चक्कर में आ जाते हैं, चंपालाल की बातों में आ जाते हैं। कुछ लोग भगोड़े बन जाते हैं, भगोड़े भगोड़े भगोड़े, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी। उसको बोलते हैं भगोड़े भगोड़े दल बदलू। हमको भगोड़े नहीं बनना है, बस आरसीएम फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी। चलिए, हमारे बीच में अब एक बहुत ही बेहतरीन साथी हमारे हैं। आज के हम 3 साल पहले, 3.5-4 साल पहले, जब हम ओबरा में ब्रांच मैनेजर थे, हम स्टेट बैंक ओबरा में 2 साल ब्रांच मैनेजर थे, बहुत बड़ी ब्रांच है। जब हम ओबरा में ब्रांच मैनेजर थे तो हमारे ब्रांच में एक सज्जन आए, उजला कुर्ता, उजला पैजामा, उजला गमछा और उजला जूता, सब चीज उजला, ऊपर से नीचे तक उजला। नेता के रूप में हमारे ब्रांच में चैम्बर में हमारे पास प्रवेश किए। उसमें हम अपने ब्रांच मैनेजर के केबिन में बैठे हुए थे। वो बोलते हैं कि सर, हमारे पिताजी पेंशनर हैं, उनको लोन लेना है। मैंने उनको बोला कि देखिए, पिताजी को लोन लेना है तो पिताजी को कल लेते आइएगा, हम उन्हीं से बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। जिनको लोन चाहिए उनसे हम बात करेंगे, उनको लेते आइएगा।
बोले ठीक है सर हम कल लेते आएंगे। वो ब्रांच से बाहर निकलने लगे। मैंने उनसे पूछा, बुलाया कि आइए आइए सुनिए इधर, नेताजी आइए इधर। नेताजी फिर आए हमारे चैम्बर में। मैंने पूछा नेताजी आप क्या काम करते हैं? तो नेताजी ने बोला कि सर हम नेतागिरी करते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ आप तो दिखाई पड़ रहे हैं कि आप नेतागिरी करते हैं, कौन से पार्टी के नेता हैं? उन्होंने बोला कि सर हम बसपा पार्टी के नेता हैं। मैंने उनको बोला कि देखिए नेताओं में इतना, नेतागिरी में इतना बहुत ज्यादा अपार संभावनाएं नहीं है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है, 20 पार्टियां रहती है, सैकड़ों दावेदार होते हैं, एक आदमी 5 साल के लिए एमएलए बनता है। आपका नंबर कब आया है आएगा पता भी नहीं है। नेता में इतना भविष्य नहीं है। तो बोले सर हम तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन लिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई नौकरी नहीं मिली। तो मैंने उनको बोला कि हम आपको इनकम का एक स्रोत बता रहे हैं, लेना चाहते हैं? उन्होंने बोला हाँ सर लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हम अपने भी ब्रांच मैनेजर की केबिन में बैठे हुए हैं, बीएम ब्रांच मैनेजर की चैम्बर पर कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अभी तो आपको नहीं बता सकते हैं, हम 8:30 बजे अपने आवास पर जाते हैं, आप आ जाइएगा। वो हमारे आवास पर आते हैं 8:30 बजे रात में, हालांकि 10 मिनट पहले आते हैं, बिफोर पहुंचिए, हमारे पास बिफोर पहुंचिए। आते हैं, उनको मैंने आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाया, आरसीएम का विजन दिखाया, आरसीएम का मिशन दिखाया। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और तन मन धन से पूरे समर्पण भावना के साथ जी रहे हैं, जीवन सीखना शुरू कर दिए। टाल मटोल नहीं किए, इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं किए, लगातार सीखते गए। अब मात्र 2.5 साल में, गौर से सुनिएगा, मात्र 2.5 साल में उन्होंने स्टार पर्ल जैसी पिन हासिल किया, स्टार पर्ल जैसी पिन हासिल किया। और अभी 12 लाख की ब्रेजा कार से चल रहे हैं। एक बेरोजगार आज 12 लाख की ब्रेजा कार से चल रहे हैं, और उन्हीं की जुबानी उनको हम लोग बोलते हैं ओबरा नरेश, ओबरा किंग। आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय शशि पटेल नेताजी को हम इनवाइट करते हैं। नेताजी आपका वेलकम है, स्वागत है आपका, जरा वेलकम है आप लोग का। आपका सभी लोग को साथ ही जबरदस्त तालियां बजाएंगे। वेलकम शशि जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमको नरेश बोल दिए, वरना दुर्भाग्य था कि आरसीएम से पहले मैं अपने जीवन को यूं ही गुजार रहा था। और शुरुआती ज्वाइनिंग जब मेरी हुई थी तो मैं, सच में ये बात घटना ये सत्य है कि एक्सीडेंटली आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया। तो जब मेरे जीवन में आया तो उससे पहले मैं पढ़ाई लिखाई किया, मैंने डबल एमए किया, तमाम आईटीआई एंड डिप्लोमा करने के बाद मैं इस बिजनेस का बेरोजगार था। और आज भी वो सर्टिफिकेट मेरे अलमारी की शोभा बना के रखा हुआ है। इतनी साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ जीवन में हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि जिंदगी में एक बात बताया जाता था कि नौकरी कर लोगे तो जीवन सक्सेस हो पाएगा, लेकिन सफलता का मतलब कोई नहीं बताता था। शुरुआती ज्वाइनिंग जब मेरी हुई तो मैं सच में पिताजी के पेंशन लोन के खातिर बैंक में गया था। तो बैंक में एक व्यक्ति थे जो मेरे बहुत पुराने परिचित थे, और उनको मैं बहुत बचपन से देखते आ रहा था, रमेश जी थे। और मैं उनके घर पे गया था अपने बैंक को लोन को लेने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है। तो हम सोचे कि चलो भाई अगर डोनेशन के काम हो जाएगा थोड़ा कम डोनेशन देना पड़ेगा। तो हम गए थे उनके घर पे, तो वहां पे एक व्यक्ति बैठे हुए थे कोट पैंट पहन के। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था कि हमको लगा कि आप तो फंसे बेटा तुम, क्योंकि काला कोट पैंट पहन के बैठे थे और टाई पहन के बैठे थे। तो हम पक्का समझ गए कि पक्का कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग से होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो थिंकिंग मेरे दिमाग में थी वो चीट एंड फंड वाली थी। मैं सोचता था फंसने फंसाने का व्यवसाय है। लेकिन जब बैठे थे तो हालांकि उन्होंने मेरे को बैठाया और बोला कि बैठिए आपसे कुछ बात करनी है। हम बोले भैया मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। तो बोले अच्छा बैठिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक सिस्टम जानते हैं? हम बोले कौन सा सिस्टम? तो उन्होंने बताया कि एक सिस्टम है, आप इनसे सुन लीजिए, ये अनिल सर हैं, वाराणसी के हैं। हम बोले आप तो फंसे। तो मेरे दिमाग में था कि भाई लोन लेना है तो करता मरता क्या नहीं करता। तो मैं कहा कि चलो भाई सुन ही लेते हैं। अमर सर बताइए। तो अनिल सर, मैं चाहता हूँ सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। उनके माध्यम से मेरे को प्लान बताया गया। उस प्लान में मैंने ये देखा कि उन्होंने सारा प्लान मेरे को बताया, और उस प्लान में मैंने ये देखा कि कुछ लग नहीं रहा है और
इतना अच्छा लगता है कि इतना अच्छा मेरे को लगा कि अगर घूस ना देना होगा, खाली खरीदारी करके लोन मिल जाए तो क्यों ना लोन लेना चाहिए। तो मैं हालांकि ज्वाइन कर लिया, अगले ही दिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद सर वाराणसी जा रहे थे, उसमें मैनुअल ज्वाइनिंग हो रही थी, तो मैंने सर को अपना पेपर दिया, तो 1 महीने बाद मेरी केवाईसी ओके हुई। और ठीक अगले ही दिन मेरे दिमाग का ऑपरेशन करवाने के लिए आदरणीय एसपी वर्मा सर से मेरे को मिलवाया गया। और क्या कह के मिलवाया गया कि भैया लोन देने की मेरी हैसियत नहीं है, आप वहां जाएंगे तो ही आपको लोन मिल जाएगा। तो हमको क्या पता कि मेरा चीर फाड़ करने के लिए वहां ले जाया जा रहा है। तो हालांकि मैं गया, जाने के बाद वर्मा सर से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने यही बात बोला कि भैया देखिए आप क्या करते हैं, जो अभी सर बताए वो सारी बात सर मेरे को बताए। और मेरे को घर पे बुलाया और रात को 8 बजे सर मेरे को बुलाया। और बैंक से छुटने के बाद मैं सर के घर पे गया, मतलब बैंक से जब सर छुट्टी हुए तो मैं सर के घर पे 8 बजे गया। मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, बस एक चीज मैंने सोचा कि आखिर एक एसपी वर्मा सर जो है, एक स्टेट बैंक ब्रांच मैनेजर, वो क्यों मेरे को 8 बजे रात में बुला रहे हैं, और जबकि उस समय एक बैंकर्स का समय होता है रिलीफ का, आराम करने का, तो वो क्यों मेरे को बुला रहे हैं। तो हालांकि मैं गया इस बिजनेस सर के पास, तो सर मेरे को यही बात बताया कि यहाँ सीखना है, टिकना है, चंपालाल से बचना है, और कुछ बहुत सारी चीजें आरसीएम बिजनेस की बातें मेरे को बताएं। और उस समय से सर का ये पेटेंट वर्ड है। और सर मेरे को कुछ कैसेट दिए, जैसे कि रोड मैप दिए, आदरणीय अनिल सर के माध्यम से मिला मेरे को, लक्ष्य पर निगाहें मिला, निर्णय की ताकत मिला। तो अगले ही दिन मेरे पे फोकस हुआ अनिल सर का, बोले कि सर आपको एक कैसेट सुनना है। तो मैंने सर का के बातों को माना। और कहा नहीं जाता है कि इस बिजनेस में किसी व्यक्ति को, वर्मा सर कहते हैं कि इस बिजनेस में किसी व्यक्ति को लाना मात्र 10% रोल है, 10% रोल है। 90% रोल क्या है, इस व्यक्ति का सही निर्माण करना। 90% रोल है कि उस व्यक्ति का सही निर्माण करना। और मैं भाग्यशाली हूं कि आदरणीय एसपी वर्मा सर, आदरणीय अनिल शर्मा सर के माध्यम से मेरे जीवन का निर्माण हुआ इस बिजनेस में। तो मेरे को जब कैसेट दिया गया तो मैं उस कैसेट सुना, और अगले दिन अनिल सर का फोन आता है, कहते हैं जय आरसीएम। तो मेरे अंदर से आवाज आती है कि सर जय आरसीएम। और सर मेरे को अमीरी का कुत्ता काट लिया है सर। मतलब कैसेट को सुनने के बाद एक अंदर से एनर्जी पावर अंदर से उभरी, और सर समझ गए कि पक्का कैसेट सुन लिया, तब इसके अंदर की एनर्जी पावर बढ़ के आज मेरे से बात कर रही है। समय समय पर एसपी वर्मा सर का एजुकेशन मेरे साथ पूरा सपोर्ट रहा। और मुझे याद आता है कि वो दिन जब 10 बजे रात में, 12 बजे रात में, जहाँ पे जो सब कुछ सर के पास था, आदरणीय एसपी वर्मा सर के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी 10 बजे रात में, 12 बजे रात में हम लोग को बैठा के ओबरा में अपनी फैमिली का पूरा समय हम लोग को दिया करते थे, पूरा का पूरा समय दिया करते थे, जो व्यक्ति अपनी फैमिली को देता है। तो हमको याद है द सीक्रेट हम लोग बैठ के रात में 12 बजे देखते थे, 1 बजे देखते थे। और सर मतलब नींद भी नहीं सर को आता था, मतलब सर के अंदर मैं वो चीज देखता था हम लोग सिखाने की। और 12 बजे रात में सभी के लिए टाइम देते, न कि मेरे लिए बल्कि सभी के लिए टाइम दिए वो। और बहुत कुछ उस समय मेरे जीवन के साथ हुआ। मेरा निर्माण करने में, मेरे ग्राउंड वर्किंग करने का मतलब निर्माण करने में मेरे साथ ग्राउंड वर्किंग किए आदरणीय अनिल शर्मा सर। मैं क्या बताऊं, आदरणीय वर्मा सर ने जिम्मेदारी दिया कि सर आप इनको आगे बढ़ाना है, तो वो मेरे साथ, मैं क्या बताऊं सर के बारे में, हमारे साथ कभी नदी के उस पार, कभी जुगल, मतलब कि जो प्योर ग्रामीण अंचल क्षेत्र है वहां पे जा के मेरे साथ वो ग्राउंड वर्किंग किए। और मैं उनके संघर्षों को मतलब भुला के भी भुला नहीं जा सकता है, क्योंकि वो वहां तक का पानी नहीं मिलता था तो हम लोग नदी तक का पानी पिए। और बाइक की यात्रा किए, मेरे बाइक 2-2 बार सीज हुई, मतलब कि कभी भी आ जाए, मतलब वो संघर्षों के दिन मैं बता नहीं सकता हूँ। वो ग्राउंड वर्किंग मेरे साथ करके मेरी पात्रता को बढ़ाने का काम, मेरे को सिखाने का काम, बहुत कुछ मेरा दर्द उन्होंने लिया, मतलब मेरा दर्द उन्होंने लिया और मेरे को आराम दिया। और कहा जाता नहीं कि कामयाबी दर्द के कोख से पैदा होती है, लेकिन एक ऐसा समय आया जब मेरे जीवन में एक पिक पॉइंट आया। और कहा जाता है कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक चीज सोचा कि आदरणीय एसपी वर्मा सर ने मेरे नाम के आगे सर लगाया, शशि सर। तो मैं बोला अरे यार इतना सम्मान यहाँ पे, हालांकि मेरा प्रोफेशन राजनीति से था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक ऐसा समय आया जब ओबरा में एक वीकली मीटिंग की शुभारंभ हुई, और वीकली मीटिंग का शुभारंभ करने के लिए एक बहुत ही बड़े व्यक्ति आए, और वो भी बैंक से थे। और वो कोई और नहीं, आज हमारे बीच बैठे हुए आदरणीय राजकुमार सर। मैं चाहता हूँ सर के लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। सर आए और उस प्रोग्राम में मेरे को माला से सम्मानित किया गया। उस प्रोग्राम में क्यूज रखा गया था कि आप जो 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर लेगा, 3500 बिजनेस वॉल्यूम कर लेगा, उसका सेलिब्रेशन होगा। तो उनके मैंने मेरा 3500 सेलिब्रेशन करवाने के लिए करवाया गया, मैं किया नहीं, जबरदस्ती मेरा परचेजिंग करवाया गया और मेरा सेलिब्रेशन हुआ। और आदरणीय राजकुमार सर के माध्यम से हुआ। और जब सर नीचे उतर
रहे थे तो कंधे पे मेरे हाथ रखे और बोले कि शशि घबराना नहीं, मैं आपका साथ दूंगा और ये वादा है कि आप बहुत आगे इस बिजनेस में जाएंगे। और जो कंधे पे हाथ रखने का जो स्वभाव था ना सर, वो बिल्कुल अपनेपन से बढ़कर था और वो मेरे जीवन में स्टार्टअप करवाया। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि समय समय पे ऐसे ऐसे अपलाइन का साथ मिलते गया और मेरा निर्माण होते गया। एक पहली मुलाकात एक और बड़े व्यक्ति से हुई जो भी बैंक से थे और उन्होंने 12 साल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी को करके रिजाइन किया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी को करके रिजाइन किया। उनका नाम डी कुमार सर है। मैं चाहता हूं सर के लिए भी एक क्लैपिंग कर दीजिए, जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। डी सर से जब मेरी मुलाकात हुई तो पता नहीं क्या उनकी बातें मेरे को समझ में आई, मतलब कि कुछ समझ में आया, बहुत सारी बातें सर बता, लेकिन एक चीज समझ में आया कि आरसीएम को करने के लिए जोश और जुनून की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे कम संख्या बैठी थी और शुरुआती दिनों से डी सर 4-5 लोगों की मीटिंग लिया करते थे। हमको याद है वर्मा सर के घर पे ज्यादा नहीं 10-12 लोगों की मीटिंग लेने के लिए आदरणीय डी कुमार सर आए थे। और उस समय हम टीका लगा के आए थे क्योंकि हम पूजा बहुत करते थे, हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते थे, तो टीका लगा के आए थे। तो डी सर का जो नजर था ना वो मेरे नजर से टकराया और जब डी सर जाने लगे तो मेरे अनिल सर से गुफ्तगू हुई और अनिल सर से बात हुई। अनिल सर से वो बोले कि वो जो टीका वाला लड़का है ना, वो कौन लड़का है, वो काम करेगा। तो टीका वाला जो लड़का था, वो जो शब्द था उसको मिटाने के लिए हम बोले सर टीका वाला लड़का मेरा क्यों नाम लिए, मेरा टीका वाला क्यों, मेरा नाम तो शशि है, वो टीका वाला लड़का क्यों बोले मेरे को। तो वो जो टीका वाला शब्द था उसको मिटाने के लिए, उस शब्द के मतलब सर के दिमाग से हटाने के लिए मैंने टीका लगाना बंद कर दिया। और जब भी सर के सामने गया, सर बोले कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है, तो मैं पूरा कपड़ा मतलब शुरुआती दिनों में मैंने डायमंड क्लब से शुरू किया तो अनिल सर से मैंने बनारस से पूरा कपड़ा मंगाया, जूता, आरसीएम का जूता, आरसीएम का मोजा, आरसीएम का अंडरवियर, गंजी, पर्स, सब कुछ आरसीएम का मैंने मंगाया। और ये मंगाने के बाद मैं सर के सामने टीका लगाना बंद कर दिया, पैंट शर्ट आरसीएम का पहनना शुरू कर दिया, सूट टाइप पहनना शुरू कर दिया और मैं सर के नजर में आया। मैं आया था पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे मेरे नाम से लोग जाने और मेरे अंदर एक चीज शुरू से थी कि मेरे को मेरे नाम से लोग जाने। धर्मेंद्र सर से पहली मुलाकात वर्मा सर के घर पे हुई थी और अनिल सर वहाँ टीका लगा के मेरे को मतलब मेरे जो नाम दिए, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, सर के नजर में आने के लिए बहुत कुछ किया। और कहा जाता है कि आरसीएम को करने से मायने ये नहीं रखता कि आरसीएम को कर रहे मायने ये नहीं रखता आरसीएम को अपने अंदर कितना डाल रहे हैं, ये मायने रखता है। और समय समय पे मैं क्या बताऊं सर, एक जो बहुत बड़ी चीज है जिम्मेदारी आरसीएम बिजनेस में, अनिल सर के माध्यम से जो भी कसर दिया गया, जो भी वर्मा सर कहते थे, जो भी आदरणीय डी कुमार सर कहते थे, उसको समय समय पे मैं पूरा किया। मेरे को बोले कि आपको कैसेट सुनना है, सुनना मैंने, मेरे को बोला कि किताब पढ़ना है, पढ़ा मैंने, वो सारा काम किया जो सर ने बोला। और जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श पे खड़ा कर सकती है और इस बिजनेस में जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा वही आगे बढ़ेगा। मेरा सपना था कार से चलने का, मैं आज इस बिजनेस के दम पे कार मेंटेन कर रहा हूँ। 12 लाख की विटारा भेजा मैंने अभी 15 जनवरी को 2021 को मैंने परचेज की। मेरा सपना था अच्छी इनकम लेने का, मेरा सपना था कि मेरे को लोग जाने, लेकिन इस बिजनेस से मैंने हाईएस्ट इनकम 60,000 रुपए जैसी हाईएस्ट इनकम ली। टोटल अगर बिजनेस की इनकम की बात करें तो इस बिजनेस से मैंने लगभग 19,76,000 रुपए अब तक मैंने अर्निंग कर चुका मैं। और मेरा टारगेट बहुत बड़ा है इस बिजनेस में, क्योंकि पहले तो सपना देखते थे तो सच होने के कोई आसार नजर नहीं आते थे, फिर सपना देखते थे तो टूट तुरंत जाते थे क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन आज दिखता है सपना और आज सब होते भी नजर आते हैं। मेरा टारगेट है 2025 स्टार रूबी। और अब जो इंडिवर गाड़ी से जो आदरणीय डी कुमार सर चलते हैं वो 40 लाख की नहीं, अब 70 लाख की हो गई है। वो गाड़ी मेरा 2025 में मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं लूंगा, लेकर रहूंगा। एक कहावत नहीं है कि जहां चाह है वहां राह है। चाहत आपकी कितनी है इस बिजनेस में, और चाहत जितनी बड़ी होगी, क्यूरियोसिटी उतनी बड़ी होगी और उतना तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। और बस एक ही बात कहेंगे सर कि आप मानते हैं कितना है, आरसीएम बिजनेस करते हैं कितना, मायने ये रखता है कि आरसीएम बिजनेस को मानते कितना है। जैसे एक लड़के को एक लड़की से प्रेम होता है तो उस लड़की को पाने के लिए वो लड़का सारा शिद्दत एक कर देता है। एक पिता को एक बच्चे से प्रेम होता है तो उस बच्चे के लिए हर वो सपना पूरा करता है, अपनी जिंदगी को भले से ही अगर कठिनाइयों में गुजारता है, लेकिन उस बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक करता है। एक पति को पत्नी से प्रेम होता है, एक पत्नी को पति से प्रेम होता है, और जो प्रेम ये वाला प्रेम है ना, वो प्रेम आप आरसीएम से कितना करते हैं। और जितना ये प्रेम करेंगे
उतना ही आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और उतना ही आप इस बिजनेस को करने की ठानेंगे और उतना ही आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपने शब्दों को स्थगित करूंगा कि चलता चल मंजिल मिलेगी, दूर है तो क्या हुआ, वो अंधेरे क्या करेंगे, तू दीप जलता हुआ, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तुझे जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि इस मिरेकल सेशन में आदरणीय राजकुमार सर का, आदरणीय एसपी वर्मा सर का, आदरणीय संजय सर का, आदरणीय अनिल शर्मा सर का और आदरणीय दिनेश सर का म्यूट हो गए हैं। ऑडियो सर बंद हो गया। म्यूट हो गए आप। आपका म्यूट माइक हो गए ऑफ हैं, हो म्यूट गया हो गए है हैं। शशि सर, फिर से ऑफ हो गया। जी फिर से मैं लास्ट बात मैं ही बोलूंगा कि सर मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि इतने बड़े बड़े शख्सियत का आज सीखने का मौका मिलता था, जिनको मैंने देखा भी नहीं था, आज उनको देखने का मौका, सीखने का मौका मिलता है। और यहाँ पे जितने व्यक्ति धुरंधर बैठे हुए हैं तो सब के सब धुरंधर है। मैं क्या बताऊं, एक एक शब्द जो निकलता है ना वो लाख ने करोड़ की होती है। और ये बात मैं अपने जीवन में उतारता हूँ, इम्प्लीमेशन करता हूँ। निश्चित रूप से सर इस बिजनेस में 2025 में मैं स्टार भी बनूंगा, इंडिवर गाड़ी से चलूंगा। आप सबका सानिध्य है तो पूरे टीम के साथ अचीवमेंट लूंगा। थैंक यू सो मच सर। जय हर सिंह सर, जय हर सिंह। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत जबरदस्त बढ़िया। तालियां सर के लिए, जबरदस्त तालियां, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बस सीखना है, टिकना है, चंपालाल से बचना है और 1000 भी रोज करना है। ये चूंकि अब समय अलाउ नहीं कर रहा है और ज्यादा समय हो गया है, और इसी साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में हम सारे साथी को अनम्यूट कर रहे हैं और सभी लोग अपना